Hello guys, welcome back to Edugiri. I'm so sorry for not taking the class on 31st and first. मेरा plan था कि Monday भी होगा तभी मैं first को लूँगी because I was traveling, was busy with some work, so I'm so sorry. 31st और फर्स्ट जो है मैं आपका साथ साथ फर्स्ट तो मंडे ही है तो मंडे का तो आपको मैं बता ही देती हूँ कि जब जिस दिन थोड़ा भी न्यूज़ कम होता है उस दिन ज़्यादा नहीं तो एक टॉपिक करा के मैं ख़त्म करा दूंगी और 31 मार्च का जो है वो भी मैं आपका ऐसे ही करवाने की कोशिश करूंगी राइट नहीं तो जो इम्पोर्टेंट वाला होगा ना जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो तो मैं कल ही निकाल के आपको 31st और फर्स्ट दोनों के करवा दूंगी सो दैट आपको टेंशन ना रहे ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करेंगे एंड जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं एजुगिरी पर उनको मैं बता दूं कि एजुगिरी जो चैनल है यूट्यूब चैनल यहाँ पर 6 PM पे हर रोज द हिंदू का एनालिसिस होता है ठीक है। मैं आपके नोट्स बनवा देती हूँ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं एडिटोरियल्स हैं शॉर्ट न्यूज़ हैं सब कुछ आपका कवर मैं करवा देती हूँ एंड अगर एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिखवानी होती हैं कुछ लेकर आनी होती है ढूंढकर वो भी मैं आपकी लाकर आपको नोट्स बनवा देती हूँ ठीक है। एक ये बात और हाँ मैंने कुछ कमेंट्स में पढ़ा था कि कोप 29 इस बार कहाँ पर होने वाली है मैंने गलती से अर्जेंटीना बोल दिया ठीक है विच इज़ रॉन्ग अजरबैजान में होने वाली है गलती से मैंने बोल दिया होगा तो ठीक है। कोप 29 क्लाइमेट चेंज पे जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है वो होती है तो ए था तो मैंने गलती से आई एम सो सॉरी मुझे माफ़ कर देना कि ये गलती होगी मेरे से। तो कोप 29 अर्जेंटीना में नहीं अजरबैजान में हो रही है ठीक है ना। तो हाँ मेरे से गलती हो गई आई एम सो सॉरी फॉर दैट एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल बटन भी ऑन कर देना ठीक है। अजरबैजान जो है ये है स्पेलिंग भी लिख आप भी नोट्स में अपने चेंज कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स मैगजीन से भी गलती हो जाती है उनका भी करेक्शन कॉलम होता है तो मैं भी एक इंसान हूँ और गलतियाँ सबसे होती हैं राइट क्योंकि बहुत वहाँ पे ना किसी ने बहुत रूड कमेंट्स भी लिखे हुए थे इसलिए उनको जवाब दे रही हूँ। SC refers Kerala government suit on net borrowing cap to 5 judge bench। अब यहाँ पर क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इंश्योर करने के लिए कि कोई भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा ही लोन लेकर ना बैठ जाए ज़्यादा ही पैसे बोरो ना कर ले तो लिमिट लगाई हुई है। क्या ये सही है ये क्वेश्चन उठा है सुप्रीम कोर्ट में केरला ने ये क्वेश्चन उठाया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे रेफर टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द क्वेश्चन रेज्ड बाय केरला वेदर अ स्टेट हैज़ एन इन्फोर्सिबल राइट टू रेज इट्स बोरोइंग लिमिट्स फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट एंड अदर सोर्सेज। मतलब क्या वो अपनी बोरोइंग लिमिट्स जो पैसा बोरो करने हैं वो रेज कर सकती है क्या सेंटर इसमें इंटरफेयर कर सकती है। ये 5 जज बेंच को रेफर किया है 5 जज बेंच मतलब 5 जजेस बैठकर डिसाइड करेंगे ये क्वेश्चन। द कोर्ट वांट्स अ 5 जज बेंच टू डिसाइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉ इंक्लूडिंग वेदर फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फिस्कल मतलब फाइनेंशियल ये अभी लिखना नहीं है जब मैं लिखवाऊंगी तब लिखना है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है ना डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे हो रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट भी है स्टेट गवर्नमेंट भी है लोकल लेवल गवर्नमेंट भी है तो ये क्या है डिसेंट्रलाइजेशन हम इसको क्या बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है हम इसको इजी भाषा में क्या बोलेंगे इजी लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ये कॉन्सेप्ट आपने SST में ज़रूर पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में दैट इज़ व्हाट इट इज़ ठीक है। फेडरलिज्म इंडियन फेडरलिज्म एंड इफ सेंट्रल रेगुलेशंस फेडरलिज्म भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को ही फेडरल गवर्नमेंट कौन सी होती है जहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको फेडरल कहते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही हो उसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है यूनिटरी मतलब सिर्फ एक फेडरल मतलब जब सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर हो ठीक है ना। क्या है डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं इसको ठीक है। पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब ये क्या कह रहे हैं हम दोबारा से इसकी एक रीडिंग लेंगे एक मिनट हाँ द कोर्ट वांट्स अ 5 जज बेंच टू डिसाइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉ इंक्लूडिंग वेदर फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन वाज एन एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म एंड इफ सेंट्रल रेगुलेशंस फिक्सिंग नेट बोरोइंग सीलिंग ऑन स्टेट्स वर अ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है पर्टिकुलर कि फेडरल है हम उनकी बातों से पता चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की कि सेंट्रल और स्टेट जो है उनमें पावर्स डिवाइडेड है और वो अपनी अपनी पावर्स में काम करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को कह देता है कि आप इससे ज़्यादा बोरो नहीं कर सकते हो पैसा क्या ये स्टेट की पावर के ऊपर सेंटर इंटरफेयर कर रहा है स्टेट की पावर में ये क्वेश्चन है। इट रेज द इशू इफ फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंटर हैड मेटेड आउट अ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू केरला कंपेयर्ड विद अदर स्टेट। क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट के साथ कुछ डिफरेंट ट्रीटमेंट कर रहा है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स
ये क्वेश्चन भी उठाया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि केरला जो है, ठीक है ना, केरला कह रहा है कि मेरे से सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भाई इनके साथ कोई अलग बिहेव तो नहीं कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसलिए 5 जज बेंच को रेफर कर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच टू एग्जामिन इफ द बोरोइंग रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द सेंटर वर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द रोल असाइन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द पब्लिक डेट मैनेजर। तो यहाँ पे आरबीआई भी तो पब्लिक डेट मैनेजर है, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें भी इंटरफेयर कर रहा है? ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये 5 बेंच जो जज बेंच जो है 5 जजेस डिसाइड करेंगे। तो क्या हमें इसमें से क्या लिखना है अब लिखेंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू राइट, चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट, लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट referred to 5 judge bench question raised by Kerala whether a state has enforceable right, कि मतलब अगर नहीं अलाउ करेंगे तो वो कोर्ट में जाके कह सकते भाई ये तो मेरी राइट है, ये नहीं अलाउ कर रहे हैं मुझे, enforceable right to raise its borrowing limits from the union government and other sources। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बोरोइंग लिमिट क्या बढ़ाना क्या इनकी राइट है, क्या इनका हक है, ठीक है। हम कहते हैं पैदाइशी हक है मेरा इस घर पर, ठीक है। क्या इनका पैदाइशी हक है जो छीनने की कोशिश करी जा रही है? ये डिस्कस अब करेगी। कौन डिस्कस करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट जो है डिस्कस करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है भाई किस 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 स्टेट को इशू आ रहा है? केरला को इशू आ रहा है विद रिगार्ड टू दिस की हमें अपनी बोरोइंग लिमिट बढ़ानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1-2 पॉइंट्स और हैं जो हम लिखेंगे और कलर चेंज कर लेंगे क्योंकि दिख नहीं रहा मुझे इसमें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज पब्लिक डेट मैनेजर। ये पता होना चाहिए पब्लिक डेट मैनेजर कि कौन कितना ज्यादा उठा रहा है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेट्स कितना पैसा उठा रही हैं, ये कौन मैनेज करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर डिस्कशन होगी, बस हमें यही नोट करना है। ये बाकी सारा मैंने आपको समझा दिया, अंडरस्टैंडिंग कर दी है, बट क्वेश्चन यही बनेगा कि कौन सी स्टेट को बोरोइंग से रिलेटेड इशू हुए? केरला को हुए जो सुप्रीम कोर्ट में भी गई, और अब 5 जज बेंच को ये रेफर हो गया। बेंच मतलब जो जजेस बैठते हैं ना उनको टुगेदर में बेंच कह देते हैं, या एक भी बेंच को मैं बोल रहा हूँ, बेंच मतलब जजेस को बोल रहे हो, जज को बोल रहे हो बेंच, ठीक है। अब यहाँ पे इन 2013 यूपीए regime told the Supreme Court that the question of retrieval did not arise as no territorial। अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? ध्यान से सुनना इस चीज को, ये ना बार बार आ रहा है, थोड़े महीने पहले भी इसी पॉइंट पर हमने बात करी थी। तो एक आइलैंड है, जो आइलैंड हमने किसको दे दिया? इंडिया ने किसको दे दिया था? श्रीलंका को, ठीक है ना। तो इस आइलैंड का नाम लिख लेते हैं सबसे पहले। क्या नाम है इसका? कैच, कैच है, कैच, कैच के मसाले, कैचर ईवू, है ना। हर डाइनिंग टेबल पर वो कैच की डब्बी पड़ी होती है, वहां से कैच या कैच अ बॉल, कैच अ थीवू। यहाँ पे कैसे याद करना है? थीफ को कैच करना है, थीफ को कैच करना, ठीक है ना। थीफ को प्यार से थीफू बुला दिया किसी ने तो कैच, ठीक है ना, कैच अ थीफ, कैच अ थीफ, ऐसे याद कर सकते हो। ये मेमोरी के लिए मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि श्रीलंका को दे दिया था, ये कब दे दिया था? श्रीलंका को दे दिया था। नो अग्रीड बाउंड्री, तो यहाँ पर सेटल थ्रू 1974-76 एग्रीमेंट्स। तो यहाँ पर सेटल थ्रू 1974 and 1976 अग्रीमेंट्स, ठीक है ना। तो बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, गिवन टू श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों ने और तमिलनाडु की डीएमके ने ना ये उनको दे दिया श्रीलंका को, ठीक है, ये बोल रहे हैं वो। अब इसके अंदर द क्रक्स ऑफ द रो मतलब मैटर क्या है? जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी हैड कैर्लेसली हैंडल द मैटर, मतलब ऐसे ही दे दिया उनको फ्री फंड में, श्रीलंका वालों को उठा करके दे दिया क्या? काचा थीवू, ठीक है ना। अब काचा थीवू के अंदर क्या था? हैड रिकॉग्नाइज दैट इट डिड नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग केस ओवर द ट्रेटी इवन दो द एरिया वाज पार्ट ऑफ जमींदारी ऑफ राजा रामानाथापुरम सिंस 1803, ठीक है ना। तो इस अग्रीमेंट में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ, इसके अंदर हमने किसको दे दिया था? इंडिया ने जमीन किसको दी थी? गिवन टू श्रीलंका, गिवन टू श्रीलंका, श्रीलंका को हमने ये दे दिया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग केस था, वी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस, कि ये जो आना था हैड रिकॉग्नाइज, इसके अंदर दो द एरिया
was part of zamindari of the Raja of Ramnathapuram. ठीक है ना, रमनाथापुरम सिंस 1803। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या है कि ये जो राजा ऑफ रामनाथापुरम है उनके अंडर ये आता था सिंस 1803, तब भी हमने दे दिया। ठीक है ना। द रिपोर्ट इन द हिंदू सेज द एनुअल चर्च फेस्टिवल बिगैन 90 years ago बट मस्ट हैव द ट्रबल्ड इंडियन अथॉरिटीज गोइंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अब ये भी पता चला है कि उसके अंदर मतलब इन्होंने बोला कि नहीं नहीं हमारा हक तो है नहीं है इसके ऊपर। तो हमें क्या याद रखना है बेसिकली, हमें काचा थी वो अग्रीमेंट्स कौन कौन से हुए 1974 1976 इंडिया और श्रीलंका के बीच में, हमने ये श्रीलंका को दे दिया। अब ये न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ये पॉइंट उठा लिया कि भाई कांग्रेस वालों ने डीएमके वालों ने दे दिया श्रीलंका को, जबकि हमारा हक बनता था, क्योंकि यहाँ पर जो राजा ऑफ रामनाथापुरम है इनके कंट्रोल में 1803 से। ठीक है। और क्या बात हुई इसके अंदर, एक मिनट, ये वाला ना यहाँ पर कहीं मैंने ऐड किया हुआ है, एक और पॉइंट है इसका। सॉरी कॉपी करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, कभी कभी उल्टा पुल्टा कर देती हूँ मैं। एक मिनट, हाँ ये रहा काचा थीवू। द कंट्रोवर्सी ओवर इंडिया सीडिंग, मतलब इंडिया ने काचा थीवू जो है वो दे दिया। ठीक है। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला कि कांग्रेस ने जो है उनको दे दिया। ठीक है ना। श्रीलंका, अब यहाँ पर ये हमने लिखना था। ठीक है। काचा थीवू जो है वो किसके पास चला गया, श्रीलंका के पास चला गया। कौन कौन से ईयर में अग्रीमेंट हुए, क्लेम हमारा कैसे बनता था ये पता है। ठीक है ना। अभी आगे आगे और भी इसके बारे में एडिटोरियल्स आएंगे तो लिखते रहेंगे। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए वाज इनैक्टेड विद अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टिव। देखो यार पीएमएलए जो है एकदम से हमेशा ही न्यूज में रहता है, हर महीने हम उसको पढ़ते ही पढ़ते हैं, बट अब हम उसको ज्यादा क्यों पढ़ रहे हैं, वाई आर वी स्टडिंग मोर ऑफ पीएमएलए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट इस एक्ट के अंदर हुई है, उनके अराउंड उनसे लिंक किया जा रहा है ये। तो पीएमएलए की सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, फुल फॉर्म प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट याद आ गया मुझे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब का है, 2002। कब का है, 2002। ये ईयर भी पूछा जा सकता है। अब व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, मुझे कोई बता सकता है इन द चार्ट सेक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग इज मेकिंग मनी इलीगली पैसा कमा रहे हो ड्रग्स बेचकर। ठीक है। गलत काम करके पैसा कमा रहे हो, तो ये एक्ट जो है वो आ जाएगा अपना, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होगी। कौन इन्वेस्टिगेशन करता है, एजेंसी कौन सी है इसकी, एजेंसी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसको प्यार से ईडीबी बोला जाता है, ये दोनों चीजें देख लो, यहीं पे याद करके जाओगे। पीएमएलए की फुल फॉर्म क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 का ये एक्ट है। ठीक है। और मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है मेकिंग मनी इलीगली, मतलब क्या प्रिवेंट करना चाहते हैं, इलीगली मनी बनाने को प्रिवेंट करना चाहते हैं। कौन सी एजेंसी इस लॉ को अप्लाई करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, कौन आएगा अगर आप इलीगली मनी बना रहे हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसको प्यार से ईडीबी बोलते हैं। ठीक है। हिमंगस का मतलब क्या होता है, ह्यूज, बहुत ज्यादा। हिमंगस का मतलब क्या होता है, ह्यूज। ठीक है ना, बहुत ज्यादा, ये वो कैप टर्म है, इसको लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ ब्लैक मनी जनरेटेड, तो क्या हो रहा था एक टाइम पर बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा ड्रग्स बेच कर पैसा कमाए जा रहे थे। तो यूनाइटेड नेशंस टुक अ सीरियस नोट। यूनाइटेड नेशंस कहता भाई ये तो सही नहीं है। इन 1988 हेल्ड द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड, मतलब ये ड्रग्स वाले जो भी हैं सब्सटेंसेस, ऑल कंट्रीज, यहाँ पर 1988 में सारी कंट्रीज को बोला गया कि आप स्टेप्स लीजिए टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या लीजिए, स्टेप्स लीजिए। ये किसको बोला गया, सभी कंट्रीज को बोला गया। ठीक है ना, कि आप जो है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए स्टेप्स लीजिए। ठीक है ना। सब्सिक्वेंट टू दिस 7 मेजर इंडस्ट्रियल नेशंस हेल्ड द समिट इन पेरिस। तो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उन्होंने एक समिट रखी 1989 में, और उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो इंश्योर करती है कि टेररिज्म से कोई पैसा जो है, कोई कंट्री जो है टेररिज्म को पैसा ना दे रही हो, कोई कंट्री में ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग ना हो रही हो, ये इन्फोर्स करती है ये फोर्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोट करेंगे कि ये जो सफरनामा है कैसे स्टार्ट हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन हुआ, कब हुआ, कन्वेंशन 1988 के अंदर। ठीक है ना, 1988 के अंदर कन्वेंशन हुआ, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन
convention against illicit against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances. ठीक है ना. और इसके अंदर अर्जेंट आस्क्ड कंट्रीज अर्जेंट नीड टू क्या बताया, अर्जेंट नीड टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है ना. तो यहाँ पर हुआ. और इसके बाद क्या हुआ, ये क्वेश्चन जो है ये आ सकता है. ठीक है, ये मत बोलना अरे ये तो डिटेल में पढ़ा रही है, आ सकता है भाई क्वेश्चन. उसके बाद समिट, पेरिस समिट हुई इन 1989. ठीक है ना. तो पेरिस में समिट हुई 1989 में, और जिसकी वजह से क्या आ गया, FATF केम इनटू बीइंग, FATF बीइंग इनटू बीइंग. ठीक है ना. तो FATF के क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. ठीक है ना. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आ गया, जिसका काम क्या था, टू एग्जामिन द प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. इसको क्या काम दिया गया, टू एग्जामिन प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है ना. तो प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इनको वो करी. उसके बाद इन 1990 यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड रेजोल्यूशन नेमली पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन विच कॉल्ड अपॉन ऑल मेंबर कंट्रीज टू इनेबल सूटेबल पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन. उसके बाद क्या हुआ, यूएन ने बोला कि भैया अब आपको लॉज लेकर आने होंगे. ठीक है. तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या बनेगा. ठीक है. यूएन 1990 में यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली adopted United Nations General Assembly adopted resolution namely क्या नेम था उसका, नेमली जनरल नहीं नेमली पॉलिटिकल डिक्लेरेशन, सॉरी नेमली. वैसे तो ना ये सारा ब्लू से लिखना था, थोड़ा गलत हो गया. ऐसे जनरल असेंबली कहाँ से चेप रहे थे हम, अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन namely the political declaration and global program of action. ठीक है ना. ये आया. और इसने क्या बोला, द पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने क्या बोला, टू ब्रिंग इन आस्क्ड मेंबर नेशंस टू इनैक्ट लॉ to prevent लॉन्ड्रिंग ऑफ ड्रग मनी. जो ड्रग मनी जो है लोग कमा पा रहे हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए लॉ लेकर आओ. तो इंडिया जो है इसी वजह से क्या लेके आया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. और ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, अरविंद केजरीवाल की वजह से अब ये इम्पॉर्टेंट हो गया है बहुत. 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आ गया ये. आगे चलेंगे. अब FATF आ गई, टू फॉर्मुलेट लेजिस्लेशन एज ड्रग ट्रैफिकिंग ट्रांसपोर्टर. यूएन हेल्ड अ स्पेशल सेशन ऑन द थीम काउंटरिंग वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम टुगेदर एंड मेड अनदर डिक्लेरेशन ऑन द अर्जेंट नीड टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग. अकॉर्डिंगली इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड प्रिवेंटिंग ऑफ. ठीक है ना. तो यहाँ पर फिर एक और हुई 1998 में. एक तो ये हुई 1990 में और एक हुई 1998 में. ठीक है. 1998 के अंदर क्या हुआ, यूएन हेल्ड अ स्पेशल सेशन on 10th June 1998 on theme countering world drug problem together and made another declaration on urgent need to combat मतलब फाइट, टू कॉम्बैट मतलब फाइट, अंडरलाइन करके ऊपर मीनिंग लिख लो.
ठीक है, टू फाइट, टू कॉम्बैट, टू फाइट मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है ना। तो दोबारा दो हुई और फिर इंडिया जो है अपना पीएमएलए लेड टू इंडिया ब्रिंगिंग इन पीएमएलए, लेड टू इंडिया पीएमएलए, ठीक है ना, जिसके बारे में हमने फुल फॉर्म वगैरह नोट कर ली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो एक्शन लेती है, ये सब कुछ जो है ये पूरा हमको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे। PMLA was enacted by India's Parliament under Article 253, which empowers it to make laws for implementing the international conventions. अब ये देखो, ये सेक्शन और आर्टिकल जो है आपने कभी शायद पहले पढ़ा नहीं होगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल 253 क्या करता है? इम्पावर्स पार्लियामेंट, empowers parliament to make laws, to make laws for implementing, for implementing international, for implementing international conventions, इंटरनेशनल कन्वेंशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देखो इंटरनेशनल कन्वेंशन ही हुआ ना, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने 2 बार बोला कि भाई लॉ लेकर आओ, लॉ लेकर आओ, तो इस लॉ के अंदर पीएमएलए वाज इनएक्टेड। इस आर्टिकल पीएमएलए वाज इनएक्टेड अंडर दिस आर्टिकल, इनएक्टेड अंडर दिस आर्टिकल, ये आर्टिकल के अंदर जो है पीएमएलए इनएक्ट हुआ था, ठीक है जी, ओके, ठीक है। इंटरनेशनल बॉडी विल बी कन्फाइंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिसीजन, इतना डिटेल में हमको नहीं जाना है, बट ये जो मैंने 6 पॉइंट्स आपको ये करवाए हैं ये पता होना चाहिए। एमिस्ट एलिगेशंस ऑफ टैक्स टेररिज्म, तो यहाँ पर यार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट पे इनकम टैक्स पड़ गया कि इन्होंने गलतियां करी हैं कुछ। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने बोला कि ठीक है जब तक इलेक्शन लड़ है तब तक हम नहीं करेंगे कुछ, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो पता होना चाहिए कौन सी पार्टी के अगेंस्ट एक्शन लिया गया, ये हमने पढ़ लिया है। सोलर सर्ज, सर्ज का मतलब क्या होता है? इंक्रीज, सर्च का मतलब क्या होता है? इंक्रीज, लिख लेंगे ये वो कैप टर्म। उसके बाद द न्यू फाइनेंशियल ईयर हैज बिगन विद द गवर्नमेंट फाइनली ब्रिंगिंग इनटू इफेक्ट अ पॉलिसी दैट विल डिस्करेज सोलर पावर प्रोजेक्ट डेवलपर्स फ्रॉम रिलाइंग ऑन इम्पोर्टेड पैनल्स। इम्पोर्टेड का मतलब क्या होता है? जो हम बाहर से सामान मंगवाते हैं, इम्पोर्टेड। तभी जब भी कोई परफ्यूम उठाते हैं, अच्छा ये इम्पोर्टेड है मतलब बाहर का है, इम्पोर्ट मतलब बाहर से कुछ आ रहा है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि सोलर पैनल्स जो है इंडिया कह रही है कि आप इंडिया में ही बनाओ, मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ चेकिंग भी होगी कि क्या सोलर पैनल इंडिया में बन रहा है, और अगर वो सोलर पैनल इंडिया में बन रहा होगा तो वो उसको एक रजिस्टर्ड कुछ दिया जाएगा कि हाँ यहाँ पर बन रहा है, तो वो जो है गवर्नमेंट के उसके अंदर भी ऐड हो जाएंगे। तो इसको पढ़ेंगे। द न्यू फाइनेंशियल ईयर हैज बिगन विद द गवर्नमेंट फाइनली ब्रिंगिंग इनटू इफेक्ट अ पॉलिसी दैट विल डिस्करेज सोलर पावर प्रोजेक्ट डेवलपर्स फ्रॉम रिलाइंग ऑन इम्पोर्टेड पैनल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर द न्यू फाइनेंशियल ईयर हैज बिगन विद द गवर्नमेंट फाइनली ब्रिंगिंग इनटू इफेक्ट अ पॉलिसी, ठीक है। तो ये लिखेंगे न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है ना, न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रॉम 1 April 2024, ठीक है ना। डिस्करेज, दैट विल डिस्करेज सोलर पावर प्रोजेक्ट डेवलपर्स from relying on imported panels, ठीक है ना। imported panels नहीं यूज कर सकते आप। द अप्रूव्ड मॉडल, इसका नाम क्या है? अप्रूव्ड मॉडल, अप्रूव्ड, चलो ब्लू से ही लिखते हैं। अप्रूव्ड मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर photovoltaic modules requirement for compulsory registration ऑर्डर 2019, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या मुझे ये सारा याद करने की जरूरत है? नहीं, ये याद करने की जरूरत है। लिखना है लिख लो, नहीं लिखना तो बहुत बड़ा है तो मत लिखो। रिक्वायर मॉड्यूल मेकर्स, ये लिखना जरूरी है जो मैं ग्रीन से लिख रही हूँ। रिक्वायर्स मॉड्यूल मेकर्स टू सबमिट टू एन इंस्पेक्शन of
मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। अब यहाँ पर ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर ना एक नेट वो बना देती हूँ कि सोलर पैनल्स को इंपोर्ट करने के लिए, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है जो अभी तक हमने लिखा, इंपोर्ट ऑफ सोलर पैनल पॉलिसी, ठीक है ना। स्टॉप पॉलिसी स्टॉपिंग पॉलिसी स्टॉपिंग, सॉरी गाइस, स्टॉपिंग। मैं चाहती हूँ इजी नोट्स बने, ठीक है। तो ये लिख सकते हो, और उसके बाद क्या लिख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में कौन चेक करेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ। अगर ये टेबल आप ऐसे बना, मतलब एक मैप बनाना चाहते हो ऑफ सोलर एनर्जी जो है, विल चेक फैसिलिटीज, विल चेक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, factoring facilities if they are facilities if they are in manufacturing solar panels themselves, ठीक है ना। ये देखेंगे कि सोलर पैनल्स खुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या बाहर से मंगवा रहे हैं। अगर वो खुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हुए, इफ मैन्युफैक्चरिंग देमसेल्व्स, ठीक है ना। अगर वो खुद में सच में सोलर पैनल्स खुद से ही मैन्युफैक्चर कर रहे हुए, तो उनको क्या मिल जाएगा, अप्रूव्ड, लिस्ट एज एन अप्रूव्ड, विल बी लिस्टेड एज एन अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो ये गवर्नमेंट के साथ भी काम कर पाएंगे, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है जिसके अंदर रूफटॉप सोलर पैनल्स लग रहे हैं घरों के ऊपर, वहां पे वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये टाइम, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे, कौन अप्रूवल करेगा, ठीक है ना, किसको लाइसेंस मिलेगा, जो खुद से सोलर पैनल्स बना रहे होंगे। अभी तक सोलर पैनल्स कहाँ से आ रहे थे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमारे सोलर पैनल्स इंडिया में आ रहे थे वो चाइना से आ रहे थे, ठीक है ना। चाइना, टिल नाउ most of the solar panels were being were being imported from चाइना से इंपोर्ट हो रहे थे, were being imported from चाइना। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से इंपोर्ट हो रहे थे अभी तक, चाइना से, ठीक है। अब लेह के अंदर, लद्दाख के अंदर क्या सीन है, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, बट एक बार फिर से, ठीक है। लद्दाख जो है वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रही है। क्यों प्रोटेस्ट चल रही है, तो वहाँ पर क्या हुआ था 2019 में, जब JNK का स्पेशल स्टेटस रिमूव हुआ, ठीक है ना। व्हेन स्पेशल स्टेटस ऑफ JNK रिमूव्ड, स्पेशल स्टेटस ऑफ JNK अंडर आर्टिकल 370 was removed। अंडर आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म किया गया। तो लद्दाख को जो है, लद्दाख वॉज मेड अ यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे ये दो टर्म्स का मतलब क्या है, यूटी का मतलब क्या होता है, यूटी का मतलब होता है बेटा जी यूनियन टेरिटरी। यूटी का मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी क्या होती है, यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कम्स अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आती है। यहाँ पे देयर इज नो CM, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या होती है, लेजिस्लेचर इज लॉ मेकिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे लॉ मेकिंग अथॉरिटी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो लॉज वगैरह बना देती है, मतलब स्टेट वाला कुछ नहीं है, नो स्टेट। तो यहाँ पर इनकी डिमांड्स क्या है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इनकी डिमांड्स, ठीक है ना। इनकी डिमांड्स जो हैं, 4 डिमांड्स हैं इनकी। सबसे पहले ये कह रहे हैं हमको स्टेटहुड चाहिए, हमको यूटी नहीं रहना है। दूसरा ये कह रहे हैं हमको 6 शेड्यूल में इंक्लूड होना है, ताकि हम अपने लैंड वगैरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बना सकें। हम ट्राइबल्स हैं तो हमको 6 शेड्यूल में ऐड करो। तीसरा ये मांग रहे हैं रिजर्वेशन इन जॉब, ठीक है ना। और चौथा ये मांग रहे हैं राज्यसभा के अंदर एक सीट, ठीक है ना। राज्यसभा में सीट डिमांड कर रहे हैं। ये 4 जो चीज़ें हैं ये डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए ये प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। सोनम वांगचुक नाम के जो व्यक्ति हैं वो सबसे पहले प्रोटेस्ट पे बैठे थे। अभी ये इनका हंगर स्ट्राइक खत्म हो गया है, बट अब वुमेन जो है वो वहाँ पे स्ट्राइक कंटिन्यू कर रही हैं। तो ये इनकी डिमांड्स हैं लद्दाख की। तो लद्दाख की ये स्टोरी है, मैं पहले भी आपको ये लिखवा चुकी हूँ,
लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो लद्दाख के रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो लोग वहाँ के खुश नहीं है इससे, दे वांट कि उनके ही लोग जो हैं वहाँ की जगह चलाएं, क्योंकि उनके जो इश्यूज हैं वो उनके अपने हैं। उसके बाद द ड्राफ्ट लद्दाख इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2023 इज अ केस इन पॉइंट। अब यहाँ पर एक पॉलिसी आई थी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लद्दाख इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2023। ठीक है ना, इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2023। अब ये क्या कहती है, हैव द पावर टू मेक, अब LADHDCs हैव द पावर, जो बॉडीज हैं लद्दाख की, ठीक है, टू लैंड यूज एंड मैनेजमेंट। द ड्राफ्ट पॉलिसी विच हैज बीन डिजाइन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट लद्दाख कंप्लीटली एक्सक्लूड देम फ्रॉम हैविंग एनी पावर रिलेटेड टू द लैंड अलॉटमेंट। तो अभी तक जो वहाँ के लोकल्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन द पॉलिसी मेकिंग कि ये लैंड इसके लिए यूज होगा, ये लैंड इसके लिए यूज होगा। बट जो ये वाली अब नई पॉलिसी आई 2023 के अंदर, इसके अंदर ये ऐसा नहीं है, उनसे जो पावर है वो ली जा रही है। ठीक है, तो वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जो लोकल लोग हैं, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। ठीक है ना, राइट। locals have the power to make decisions on land use and its management. The above policy excludes them from having any power in land allotment. ठीक है ना। अब ये वाला ये जो अबव पॉलिसी है, ये क्यों आई है, ये भी हमको लिखनी पड़ेगी। इसमें ऐसे एरो बना लेते हैं। ये इसलिए लेकर आए हैं, विच इज डिजाइंड हैज बीन डिजाइंड आएगा यहाँ पर, हैज बीन डिजाइंड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन लद्दाख। तो इन्वेस्टमेंट्स इन लद्दाख, वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह सेट करना चाहते हैं, बट लोग कह रहे हैं कि हमसे बीच पूछे बिना ये नहीं हो सकता। फिर बहुत ज़्यादा जो लैंड है वो कह रहे हैं ग्रेजिंग, वहाँ पे जो गोट्स वगैरह ये बहुत होती हैं, शीप वगैरह बहुत होती हैं लद्दाख में, तो ग्रेजिंग के लिए लैंड चाहिए होता है, ग्रास चाहिए होती है, वो बहुत लैंड वो कहने कि चाइना को चला गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं दे आर डिमांडिंग दिस। ठीक है जी, दिस इज व्हाट दे आर डिमांडिंग। The Supreme Court on Monday managed a balancing act allowing chosen Hindu priests to continue to offer worship inside the cellar. अब यहाँ पर यार ये कौन से टेम्पल की बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट ज्ञानवप्पी मॉस्क। कौन के मॉस्क की बात कर रहे हैं, ज्ञानवप्पी मॉस्क, जो कि वाराणसी में है। अगर हम इसका भी बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ ले तो हमारे लिए सही रहेगा। बस मार्च के मंथ में हमने शायद ही इसके बारे में बात करी थी, अप्रैल में स्टार्ट हो गया, तो नए बच्चे जुड़े होंगे फॉर श्योर। अगर आप नए बच्चे हैं तो ज़रूर कमेंट पे करके बता के जाना। ज्ञानवप्पी मॉस्क वाराणसी। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ हिंदूज़ ने, ठीक है ना, कुछ हिंदूज़ ने केस फाइल किया और इस केस के अंदर क्या बोला, ठीक है, डिमांड टू अलाउ टू प्रे इन मॉस्क। ठीक है ना, ठीक है। और क्या बोला गया, वर अलाउड टिल 1993 टू प्रे। तो ये एक, ठीक है ना। अब इनकी क्या और थी, वॉज कन्वर्टेड इनटू मॉस्क आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द टेम्पल, जो लिखवा रही हूँ वो लिख लीजिए। अगर आपको इसकी स्टोरी नहीं पता, अगर आपने पूरी स्टोरी पहले लिखी हुई है तो याद कर लीजिए। तो 6069 में औरंगजेब ने, कहा जाता है कि यहाँ पे ज्ञानवप्पी मॉस्क है वाराणसी में, वहाँ पर टेम्पल हुआ करता था, उसको रिमूव करवा करके वहाँ पे मॉस्क बना दिया। 1993 तक वहाँ पर क्या हो रहा था, हिंदूज भी प्रे कर रहे थे, मुस्लिम्स भी कर रहे थे। 1993 के अंदर यूपी गवर्नमेंट ने हिंदूज को प्रे करने से मना कर दिया। ठीक है, तो हिंदूज जो हैं वो उन्होंने केस फाइल किया कि हमारे वहाँ पर भगवान बैठे हुए हैं, हमको प्रे करने के अलाउ करा जाए। ठीक है ना, कोर्ट का ऑर्डर आ गया। कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे कंडक्ट करवाया कि ऐसा कुछ है। साइंटिफिक सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कंडक्ट करवाया था। साइंटिफिक सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कंडक्ट करा। ठीक है ना, और इस सर्वे में क्या पता चला, इस सर्वे के अंदर पता चला कि यस, ऐसा है कि यहाँ पर पहले टेम्पल हुआ करता था, यहाँ पर टेम्पल की चीज़ें मिली। ठीक है ना, इन्होंने कहा यस,
ऐसा लग रहा है, said that टेम्पल एग्जिस्टेड, ठीक है ना, कि टेम्पल पहले एग्जिस्ट करता था, यहाँ पर हमें चीजें मिली हैं। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, कोर्ट अलाउड प्रीस्ट टू प्रे, कोर्ट ने कहा कि हाँ प्रीस्ट जो है वो प्रे कर सकता है, ठीक है ना, ये केस का पूरा डिटेल है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हुआ, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हुआ, उसने भी अलाउ कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेज कंटिन्यू द प्रेयर, सुप्रीम कोर्ट अलाउड हिंदूज टू प्रे, अलाउड हिंदूज टू प्रे, ठीक है ना, तो हिंदूज को प्रे करना अलाउ कर दिया है, बट वहां पे जो प्रीस्ट है उसी को प्रे करना अलाउ किया भी। तो समझ में आ रहा है क्या है, ज्ञानवपी मॉस्क में कुछ लोग गए कोर्ट के अंदर कि हमको प्रे करना अलाउ किया जाए, 1993 तक हम प्रे कर रहे थे, और ये टेम्पल यहाँ पे पहले टेम्पल था जिसको डिस्ट्रॉय करके औरंगजेब ने 1669 में मॉस्क बनाया। कोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे को बिठाया कि साइंटिफिक सर्वे करो, ऐसा कुछ लगता है, उन्होंने कहा हाँ यहाँ पे टेम्पल था, अलाउ कर दिया प्रेयर। अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ कर दी प्रेयर। अब यहाँ पे मुस्लिम साइड से कौन, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद जो है, मैनेजमेंट जो है ये केस लड़ रही है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और औरंगजेब ने ये टेम्पल डिस्ट्रॉय करा था, ये कहा जाता है औरंगजेब ने, ठीक है जी, ये आपका माइंड मैप बन गया। ओके, उसके बाद चलेंगे। अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्लेम करता है कि वो उसका है, ठीक है ना, और 30 प्लेसेस को उसने अपने नाम दिए हैं स्टेट के अंदर। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारा ही है और हमारा ही रहेगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी स्टेट पे चाइना क्लेम करता है और कौन सी स्टेट के प्लेसेस के उसके 30 अपने नाम दिए हैं, तो वो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। चाइना रीनेमिंग another 30 places in the state which it claims as साउथ तिब्बत। क्या क्लेम करता है कि ये जो है ये क्या है, साउथ तिब्बत है, ठीक है। द डेवलपमेंट फॉलोज क्लोजली आफ्टर द रीसेंट विजिट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू द स्टेट फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द सेला टनल, ठीक है ना, सेला टनल का इनॉग्रेशन करा था। सेला टनल built at an altitude of 13,000 फीट, ठीक है ना, 13,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे ये बनी हुई है। ये अरुणाचल प्रदेश में इनॉग्रेट करी है, इनॉग्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश, नहीं अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के मेरे मुंह पे चढ़ गया, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम कर रहा है, मेरे गलती से हिमाचल निकल गया था, अरुणाचल। उसके बाद अ स्ट्रिप ऑफ कश्मीर बीज बेहारा ऑन, ठीक है ना, बीज बेहारा। अब ये याद करना बहुत ही आसान है, बीज सीड जो था ना वो हार गया बेचारा, पानी नहीं दिया उसको तो हार गया, नहीं होगा, बीज बिहारा, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर है, श्रीनगर में है, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, ठीक है ना, किसके लिए यूज करा जाएगा, विल बी कंडक्टिंग emergency landing drills of Indian Air Force एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे रोड पे, हाईवे पे इमरजेंसी लैंडिंग ड्रिल करवाएंगे, कहाँ पे है, बीज बिहारा, कहाँ पर है, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर ये होगा, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। The Supreme Court on Monday issued notice to Election Commission in a writ petition seeking direction to mandatorily cross-verify the count in EVMs क्या है, जिसमें वोटिंग एक ऐसी सी मशीन होती है, सिंबल्स बने होते हैं और बटन्स बने होते हैं, ठीक है ना। तो बटन दबाते हो वोट चला जाता है, और एक वीवी पैट स्लिप्स निकलती हैं एक मशीन में उसके साथ में कि भाई किसको डाला है, तो वो कह रहे हैं वीवी पैट जो स्लिप्स निकल रही हैं कि इसको वोट डाला है वो भी काउंट होंगी और ईवीएम की वोट्स भी काउंट होंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले सिर्फ रैंडम 5 काउंट होती थी, अब हर एक वोट काउंट होगी। सुप्रीम कोर्ट इशूड
notice to election commission नोटिस इशू है अभी। नोटिस इशू मतलब कि बुलाया है कि केस आर्ग्यू कर लो ये, ठीक है ना। कमीशन किसके ऊपर? सीकिंग इन अ पिटिशन सीकिंग अ डायरेक्शन टू mandatorily cross verify the count of electronic voting machines, that is EVMs, with votes verifiably recorded as cast by counting all voter verifiable paper audit VVPAT slips, ठीक है ना। अब यहाँ पर वी नीड टू नो कि वीवीपैट, यहाँ पर वीवीपैट की जो फुल फॉर्म है, ठीक है ना, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट स्लिप्स जो है, ठीक है ना, ये फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ईवीएम्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। ये मशीन है जिसमें वोट होता है, इसमें ये वाली मशीन जो स्लिप्स है वो स्लिप निकाल देती है, भाई तुम्हारा इसको वोट चला गया। तो अभी क्या है, अभी अभी तक रैंडम 5 काउंट होती है, ठीक है। करंट प्रैक्टिस क्या है? करंट प्रैक्टिस टू practice of verification of only, current practice क्या है? only 5 randomly selected EVMs to VVPAT, मतलब randomly 5 जो हैं वो चेक कर लेते हैं, ठीक है, और बस हो गया। अब वो कह रहे हैं कि हर एक स्लिप को जो है वो चेक किया जाए, ये केस फाइल देख के आगे क्या होता है। तो अभी हमें क्या पता चलता है, करंट सिचुएशन क्या है ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। हमको पता होना चाहिए वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या है और ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद अ कंट्रोवर्सी इरप्टेड इन द साहित्य अकेडमी ऑन मंडे आफ्टर मलयालम ऑथर सी राधा कृष्ण रिजाइन। साहित्य अकेडमी जो है बहुत पॉपुलर है, कौन रिजाइन कर गया? साहित्य अकेडमी, कौन रिजाइन कर गया साहित्य अकेडमी से? सी राधा कृष्णन, सी राधा कृष्णन, ठीक है ना। ये क्या है? मलयालम ऑथर, मलयालम ऑथर रिजाइंड, ठीक है ना। कंट्रोवर्सी इलेक्ट, वो कहते हैं कि क्यों? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये भी लिख लेंगे क्यों रिजाइन किया, साइटिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है जी। आगे चलेंगे। द यूएस कोस्ट गार्ड ओपनड टेम्पररी ऑल्टरनेटिव चैनल फॉर वेसल्स इन्वॉल्व्ड इन क्लियरिंग द डेब्रिस एट द साइट ऑफ कोलैप्स फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज। तो फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज में एक शिप बजी और ब्रिज गिर गया पूरा, ठीक है ना। कौन सा ब्रिज है ये, कहाँ पर है? की ब्रिज कहाँ पे है? बाल्टीमोर में। कोई कह रहा है मुझे एक और बाल्टी पानी चाहिए, गर्म पानी, ठीक है, ठंड में बाल्टीमोर, ठीक है। बाल्टीमोर, फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज बाल्टीमोर में क्या हुआ? गिर गया, ठीक है ना। ब्रिज कोलैप्स्ड, ब्रिज कोलैप्स्ड आफ्टर अ कंटेनर शिप rammed into it after losing पावर, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये किस्सा कहाँ का है? यूएसए, ठीक है, ये यूएसए का है। उसके बाद इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स क्रॉस्ड ₹21,000 करोड़ फॉर द फर्स्ट टाइम। ये लिखेंगे, मतलब कि हम बनाकर चीजें लोगों को बेच रहे हैं, तो उसके अंदर हम कितना क्रॉस करके? इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स क्रॉस्ड ₹21,000 करोड़ फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार 21,000 करोड़ जो है वो क्रॉस कर गए फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, जो हम चीज़ें भेज रहे हैं बाहर, ठीक है। द फिगर्स इंडिकेटेड डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव ग्रोन 31 टाइम्स इन पास्ट 10 ईयर्स, ठीक है। डिलाइटेड टू इन्फॉर्म
21,000 करोड़ पहुंच गई हमारी क्या डिफेंस एक्सपोर्ट, मतलब सेंडिंग टू अदर कंट्रीज, मतलब हम डिफेंस की चीजें बनाकर दूसरी कंट्रीज को भेज रहे हैं और इतना कमा रहे, सेंडिंग टू अदर कंट्रीज। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। जर्मनी गिव्स कंट्रोवर्शियल ग्रीन लाइट टू कैनबिस। कैनबिस एक ड्रग है और उसमें जर्मनी ने अलाउ कर दिया है। बिकेम द लार्जेस्ट ईयू नेशन टू लीगलाइज कैनबिस। जर्मनी, यहाँ पे लिखेंगे जर्मनी लीगलाइजेस कैनबिस। ठीक है, कैनबिस जो कि एक ड्रग होता है बेसिकली। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोला है, एडल्ट्स ओवर 18 आर नाउ अलाउड टू कैरी 25 grams of dried cannabis and cultivate up to 3 marijuana plants at home। ठीक है ना, घर पे भी प्लांट्स लगा सकते हैं बट इतनी क्वांटिटी में ये कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके साथ लिबरलाइज लॉज इन लिबरल मतलब फ्री वाले लिबरल लॉज इन यूरोप। इस और कंट्रीज में कहाँ कहाँ पे है, अलोंग साइड माल्टा, एक फ्रूट भी होता है माल्टा, और लग्जमबर्ग। है ना, ये तो किसी महंगी गाड़ी का नाम लग रहा है। तो यहाँ पे जर्मनी में कैनबिस जो है वो लीगलाइज हो गई है, जिसके की रूल्स क्या है, अबव 18 जो है 25 ग्राम्स कैरी कर सकता है और 3 पौधे अपने घर में भी लगा सकता है अपने लिए। ठीक है जी, रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए, रिक्रिएशनल फॉर 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 रिक्रिएशनल पर्पसेस। ठीक है, आगे चलेंगे। And international team of scientists, including from India, has discovered strong evidence indicating the presence of ozone on Jupiter's moon। ओजोन की अवेलेबिलिटी, ठीक है, ओजोन लेयर कहते हैं डिप्लीट हो रही है, वैसी ओजोन जो अर्थ पे है वैसी पाई गई है जुपिटर के एक मून पे। ठीक है ना, साइंटिस्ट्स फाउंड have discovered strong evidence indicating presence of ozone on Jupiter's moon कैलिस्टो। ठीक है ना, कैलिस्टो पे जुपिटर का जो मून है उस पे क्या मिला है, ओजोन का एविडेंस जो है वो मिला है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद बैंकमैन फ्राइडमैन जो है उसको जेल में डाल दिया यूएसए में, 25 years ऑफ सेंटेंस, मल्टीपल काउंट्स ऑफ फ्रॉड इन 2023 आफ्टर द स्पेक्टेकुलर क्रैश ऑफ हिज क्रिप्टो एक्सचेंज एंड बिजनेस। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पर एक बार और लिख लेंगे। बैंकमैन एक बैंक में मैन गया और उसको फ्राई कर दिया, कहते हैं हमको भूख लग रही है, बंदे को ही फ्राई कर दिया। फॉर्मर सीईओ ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX sentenced to 25 years in prison। ठीक है ना, फाउंड गिल्टी ऑफ multiple frauds in 2023 after crash of his crypto exchange and बिजनेस। तो इसका नाम क्या है, बैंकमैन फ्राइड। ठीक है ना, कंपनी का नाम FTX। कितने साल की सजा, 25। कहाँ पर, यूएसए। ये 3 पॉइंट्स याद हो गए तो क्वेश्चन निकल गया।
ऑन April 2, 1954 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू मेड अ स्पीच। तो कब 1954 में क्या हो रहा था? 1954 में ना एक दौरा चला जब न्यूक्लियर टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और जो न्यूक्लियर टेस्ट थे वो ऑब्वियसली दे वर नॉट सेफ फॉर द एनवायरनमेंट, नॉट सेफ फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो, बिकॉज हर कोई धमकी दे रहा था मैं तेरे पे अटैक कर दूंगा ये वो। और तब जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे पीएम थे तब, उन्होंने कहा, उन्होंने किसके बारे में बात करी? पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी के बारे में। किसके बारे में बात करी? पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी के बारे में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। ऑन सेकेंड अप्रैल 1954 पीएम मेड अ स्पीच, लिख लेंगे पीएम जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो April 2, 1954 पीएम मेड अ स्पीच, जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच दी कि क्या, ऑन ग्लोबल स्टेज दैट पुट इंडिया ऑन ग्लोबल स्टेज, टॉक्ड अबाउट न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट इन हिज स्पीच। जवाहरलाल नेहरू ने ये बात करी, ठीक है ना। अब कहते कि इसी वजह से दिस लेड टू पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है ना, फॉर्मली नोन एज 1963 ट्रीटी बैनिंग न्यूक्लियर वेपन टेस्ट्स इन एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस, अंडर वाटर, ठीक है ना, एक्सेप्ट अंडरग्राउंड टेस्ट यहाँ पर अलाउड थे। तो हमें क्या याद रखना है कि 1963 में जो ट्रीटी आई, 1963 में जो ट्रीटी आई, ठीक है, वहां पे क्या था? अंडरग्राउंड टेस्ट अलाउड थे, बाकी कोई टेस्ट अलाउड नहीं था। अब इसको भी खत्म करने के लिए कौन सी ट्रीटी आई फिर इवेंचुअली? ये आई सीटीबीटी ट्रीटी। सीटीबीटी ट्रीटी जो है वो आई, और उसके अंदर बैनिंग ऑल न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है ना। सीटीबीटी जो ट्रीटी आई उसने सभी, ठीक है, सीटीबीटी का फुल फॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जब आई उसने सारे के सारे टेस्ट बैन कर दिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिखे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है ना, एम्ड एट बैनिंग ऑल न्यूक्लियर explosions whether for military or peaceful purposes, ठीक है ना। तो ये जो है जब ये आई तो इसने सारे ही बैन कर दिए, सारे ही टाइप के टेस्ट इन्होंने कहा कि भैया खत्म, नहीं करने कोई भी टेस्ट, ठीक है ना। अभी ये लागू नहीं हुई है क्योंकि इसमें से कुछ स्पेसिफिक नेशंस थे सीटीबीटी जिनको साइन करनी थी, उन्होंने साइन नहीं करी है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान ने साइन नहीं करी है, तो ये अभी लागू नहीं हुई है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एंड ऑल्सो अगर आपको MCQs लेने हैं तो आप loggery.in पर जा सकते हैं। जैन फेब मार्च के MCQs लाइव हो रखे हैं। हमारे MCQs की बेस्ट बात यह है कि आपके 2 हिंदू बेस्ड क्वेश्चंस तो कवर होते ही होते हैं, बट अदर सोर्सेज से भी हम आपके क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जहाँ से न्यूज़ एक्सपेक्टेड होती है, वो भी हम आपके कवर करवा देते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है ना। आपको 10 टेस्ट मिलते हैं, और 10 टेस्ट में हर टेस्ट में 50 ईच क्वेश्चंस होते हैं। आप हमसे 1 शॉट्स भी ले सकते हैं। ये 1 शॉट्स में वीडियो लेक्चर्स होते हैं। वीडियो लेक्चर्स मैं ही ले रही हूँ, ये आपके लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जब चाहो तब आप देख सकते हो अपनी स्पीड पर। डिजी नोट्स भी मिलते हैं रिवीजन के लिए, एक्सप्लेन मैं आपको क्लास में कर देती हूँ। बिल्कुल वो फील आएगी एज इफ आपने हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये बेस्ट रहता है। ये मई 2023 से लेकर के अब तक का आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत जल्द मार्च 2024 भी आ जाएगा, तो वो आप बाय कर सकते हैं। फिर हमारे पास है मॉक टेस्ट हमारे पास है जामिया के, पंजाब यूनिवर्सिटी, MSCT 5 ईयर, इन सब के मॉक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं। और ये है सब कुछ अवेलेबल ऑन loggery.in। दैट्स इट। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर जाना कि आपको सेशन कैसा लगा। डोंट वरी अबाउट 31st एंड 1st का न्यूज़, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपकी कवर करवा दूंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।